9 जून 2013 पणजी के उस कॉन्फ्रेंस हॉल में जैसे ही राजनाथ सिंह ने फाइल बंद की, कमरे की हवा बदल गई। नरेंद्र मोदी के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि राजनाथ सिंह कहेंगे या नहीं। स्टेज पर बैठे ज़्यादातर नेता जानते थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कितना बड़ा ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। और फिर राजनाथ सिंह बोले, मैंने फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी को सेंट्रल कैबिनेट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। ये लाइन खत्म होते ही तालियों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी और गोवा की इस मीटिंग में मोदी के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का दरवाज़ा खोल दिया था। लेकिन सवाल है कि मोदी पीएम की कुर्सी तक पहुंचे कैसे। उन्होंने अपने रास्ते से एक एक कर अपने सबसे बड़े विरोधियों को कैसे हटाया और कैसे गुजरात की एक संगठन मंत्री ने दिल्ली के राजनीति का पावर बैलेंस बदल कर रख दिया। लेकिन इस समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, उस समय में जब नरेंद्र मोदी के पास ना कोई पद था और ना कोई सत्ता और ना ही किसी ने सोचा था कि एक दिन दिल्ली की राजनीति इन पर टिक जाएगी। तो बीजेपी की सियासत में नरेंद्र मोदी का जो सीधा दखल शुरू होता है 1987 से, जब संघ उन्हें गुजरात बीजेपी का संगठन सचिव बनाता है। उस वक्त गुजरात बीजेपी में दो बड़े गुट थे, एक तरफ केशुभाई पटेल, दूसरी तरफ शंकर सिंह दुबाखिला। मोदी इन दोनों के बीच में एक तरह के रणनीति का कार्यभूमि करते थे, जमीन पर भी पकड़ और दिल्ली नागपुर से बनिया रिश्ते। 1995 में बीजेपी को गुजरात में बड़ी जीत मिलती है और केशवभाई मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन कैबिनेट में वाघेला गुट के लोगों को ज़्यादा जगह नहीं मिलती। यहीं से अंदर की लड़ाई शुरू हो जाती है और सितंबर 1995 में जब केशवभाई अमेरिका दौरे पर जाते हैं तो वाघेला 55 विधायकों के साथ बगावत कर देते हैं। यह प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि खुद अटल बिहारी वाजपेयी को अहमदाबाद जाना पड़ा था। 2 दिन तक मान मनोबल चलता रहा। आखिर में पार्टी ने ध्रुव को वाघेला की 3 बड़ी शर्तें माननी पड़ी। पहली, केशवभाई को सीएम की कुर्सी से हटाया जाता। दूसरा, वाघेला खेपड़े के विधायकों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलती। और तीसरी, और नरेंद्र मोदी की गुजरात की सियासत से हटाकर दिल्ली भेज दिया जाता है। यहीं से शुरू होता है साहब मोदी का पहला राजनीतिक वनवास। केंद्रीय नेतृत्व में उन्हें दिल्ली में राजनीति सचिव का भूमिका तो दे दी थी, लेकिन मोदी का दिलो दिमाग अब भी गुजरात में था। 1995 से 1998 तक गुजरात के राजनीति में उठक पटक चलती रही। कुल मिलाकर 3 मुख्यमंत्री बदल गए, पहले केशवभाई पटेल, फिर सुरेश मेहता और फिर इनके बाद शंकर सिंह वाघेला। लेकिन स्थिर सरकार की किसी की भी नहीं चल पाई और इन सब घटनाओं पर दिल्ली में बैठे मोदी पहली नज़र बनाए हुए थे। फिर आता है साल 1998, जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में बीजेपी को फिर बड़ी जीत मिली और 4 मार्च 1998 को केशवभाई एक बार फिर से सीएम बने। लेकिन फिर इनके कुर्सी पर किसी की नज़र लग गई। ऐसा लग रहा था साहब कि जैसे पार्टी के कुछ लोगों के अलावा प्रकृति भी नहीं चाह रही थी कि ये चीफ मिनिस्टर रहें। केशवभाई के दूसरे कार्यकाल में गुजरात में एक के बाद एक आपदा आते चली गई। भूकंप, सूखा और प्रशासनिक नाकामी के गंभीर आरोप लगे। केशवभाई के इस काम से आरएसएस और बीएचपी के बहुत सारे लोग नाराज भी थे। जहां एक और गुजरात के केशवभाई की कुर्सी पर तलवार लटक रही थी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी धीरे धीरे गुजरात का रास्ता फिर से बना रहे थे। वो अक्सर संघ मुख्यालय केशव कुछ और दिल्ली के संपादकों से मिलते रहते थे। कई किताबों और किस्सों में यह दावा मिलता है कि मोदी ने केशवभाई के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। दिल्ली के कुछ पत्रकारों को वायले दिखाई। उन्हें ऐसी बातें थी जिनसे साफ साबित हो रहा था कि गुजरात की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही। आखिरकार मोदी के ये भाग दौड़ रंग लाई। पार्टी नेतृत्व ने केशवभाई को मन बटाया हटाने को और तब पार्टी हाईकमान के सामने एक बड़ी दिक्कत ही खड़ी हो गई थी कि नया सीएम कौन हो। यहीं से सीन में एंट्री होती है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। इस दौरान आरएसएस में उनकी पकड़ अटल आडवाणी से इक्वेशन काफ़ी कम आई। एक इंटरव्यू में वो खुद नरेंद्र मोदी बताते हैं कि अटल जी ने उन्हें दिल्ली बुलाकर मजाक में कहा था कि पंजाबी खाना खा खा के मोटे हो गए हो, दिल्ली छोड़िए और गुजरात जाइए, काम कीजिए, वजन भी कम होगा। मोदी को शायद उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें सीधे मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जा रहा है। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के नए सीएम बनते हैं, यानी कि गुजरात से जिनको सभी साइडलाइन करके दिल्ली भेजा गया था वो उन्हीं के हाथों फिर से पूरा राज्य था। लेकिन मोदी भी पूरे तरह से अच्छे से गुजरात को हैंडल नहीं कर पा रहा था। उन्हें सीएम बने हुए उन्हें 1 साल भी नहीं हुआ था कि गुजरात में एक ऐसी हिंसात्मक घटना हुई जिसने राज्य के साथ साथ पूरे देश की राजनीति को ही बदल दिया। तारीख थी 27 फरवरी 2002। घटना गोधरा कांड, जब साबरमती एक्सप्रेस के S6 के कोच में आग लग गई थी और उनसे कार सेवक की मौत हो गई थी। यही वो दिन था जिसने मोदी की छवि को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। इसके बाद गुजरात में जो भी हुआ वो आज भी देश और मोदी के लिए ब्लैक चैप्टर है। कई इलाकों में भीषण दंगे हुए, 1000 से ज़्यादा लोगों की जाने गई। लेकिन मोदी की चुनौतियाँ यहीं नहीं रुकी। यह अब एक तरफ जहां मोदी से लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर पर सवाल हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी और प्रॉब्लम उनके सामने आ रही थी और वो ये थी कि दंगों के लिए लगभग 1 साल बाद चुनाव होने थे। लेकिन इन चुनाव 3 महीने पहले ही कराए गए थे। लेकिन मोदी ने इस चुनाव में कुछ ऐसा किया जो अपोजिशन को इसका अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने पूरे चुनाव को अपने लीडरशिप के एक गिर्द खड़ा कर दिया था, जिसे विपक्ष को गोधरा कांड को चुनावी मुद्दा ही नहीं बना पाए।
और दिसंबर 2002 के इस चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती है और मोदी दूसरी बार सीएम बनते हैं। इस कारण उनके समर्थकों के कारण और बढ़ जाती है। इसके बाद 2007 में तीसरी और फिर 2012 में चौथी बार वो सीएम बनते हैं। अब पार्टी हाईकमान ने उन्हें सीएम तो बना दिया, लेकिन अब उनका मन गुजरात में लग नहीं रहा था। उनकी नज़र अब उस जगह पर थी जहां से उन्हें दर्शकों पहले बुलाकर सीएम बनाया गया था, लेकिन इस बार उन्हें जिम्मेदारियां अलग चाहिए थी। आपने उस सपने को पूरा करने के लिए मोदी गुजरात मॉडल को गढ़ना शुरू कर दिया। उद्योग, निवेशक नीति, वाइब्रेंट गुजरात, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर पूरे देश को यह मैसेज कि अगर गुजरात बदल सकता है तो पूरा देश भी बदल सकता है। इसके लिए उन्होंने सद्भावना यात्रा जैसे एक्टिविटी के जरिए अपने इमेज सिर्फ गुजरात के सीएम की नहीं बल्कि एक नेशनल लीडर की तरफ प्रोजेक्ट करने शुरू कर दिए। टाइम मैगजीन के कवर पर मोदी मीम्स, बिजनेस जैसी हेडलाइंस, कॉर्पोरेट जगत, बाबा रामदेव, श्री श्री जय श्री, धार्मिक चेहरों का सपोर्ट, ये सब मिलकर मोदी को नेशनल लीडर के रूप में एक बड़ा दावेदार बना रहे थे। 2009 से 2012 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे हरीश खड़ेर अपने किताब हाउ मोदी वॉन इट में लिखते हैं कि ये वो वक्त था जब मोदी ने केंद्रीय के कांग्रेस सरकार पे हमले बोले और अपने गुजरात मॉडल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। नरेंद्र मोदी मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई, डॉलर के मुताबिक रुपये की कीमत के ऊपर धनाधन बयान दे रहे थे। इसके अलावा एक बात ये भी थी कि गुजरात की सीमाएं अब मोदी को छोटी लगने लगी थी और दिल्ली की राजनीति में हलचल शुरू हो चुकी थी। फिर आता है साल 2013 जब 22 जनवरी को नितिन गडकरी पर टैक्स से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के पूर्ति फंडिंग को लेकर उठे विवाद के कारण उन्हें बीजेपी के अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और नए अध्यक्ष बनाए गए राजनाथ सिंह। और इस बदलाव को कई स्पेशलिस्ट ने मोदी के लिए फायदेमंद माना। इसके पीछे उनका तर्क था कि मोदी के लिए राजनाथ को मैनेज करना गडकरी से आसान था। पार्टी के कैडर में पहले से ये चर्चा तेज थी कि 2014 का जो चेहरा है वो मोदी होना चाहिए और राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद ये चर्चा और भी तेज हो गई। लेकिन मोदी के लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं था। पार्टी के अंदर इसका विरोध हो रहा था, खासकर आडवाणी खेमे में। उधर जेडीयू के नेताओं और एनडीए सहयोगी नीतीश कुमार भी तर्कश से तीर निकाले खड़े थे कि मोदी एनडीए का चेहरा नहीं हो सकता। 2013 की शुरुआत तक संघ के अंदर ये राय बन चुकी थी कि अगर कांग्रेस को हराना है तो एक आक्रामक और लोकप्रिय चेहरा चाहिए ही चाहिए और उसके लिए मोदी सबसे सही चॉइस है। इसके अलावा संघ पर भगवा आतंकवाद जैसे बयान, 4 एजेंसियों की कार्रवाई और दूसरी तरफ मोदी अमित शाह पर चल रही केस, ये सब उन्हें एक दूसरे के और करीब ला रहे थे। यहीं से मोदी प्रोजेक्ट तेज हो जाता है और पीछे से कार्यकर्ता चाह रहे थे कि ऊपर से संघ का हिस्सा भी तैयार था। सिर्फ दिक्कत थी तो सिर्फ दिक्कत बीजेपी के टॉप रास्ते। ये ग्रुप 2 हिस्सों में बटा हुआ था। अब आपस से आते हैं वहीं जहां से हमने शुरू की थी, यानी कि गोवा 9 जून 2013। देखिए साहब, बीजेपी की राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बैठक में कई टर्निंग पॉइंट थे, लेकिन इतना भी आसान नहीं था जितना आप समझ रहे हैं। इस बैठक में आडवाणी समेत कई बड़े नेता वहाँ पे आए ही नहीं। नीतीश पहले से नाराज थे और पार्टी के अंदर भी कई लोग मोदी को नेशनल कैंपेन की कमान देने के खिलाफ थे। फिर भी राजनाथ सिंह ने अंत में घोषणा कर दी कि केंद्रीय स्तर पर चुनाव प्रचार समिति बनेगी और उसके चेयरमैन होंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन इसके बाद जब घटना होती है उसकी उम्मीद तो किसी की नहीं थी, ना ही नरेंद्र मोदी ना ही राजनाथ सिंह को। तो हुआ यह था कि जैसे ही राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का अनाउंसमेंट किया और स्वागत के लिए आगे बढ़े, तब पता चला कि मोदी को देने के लिए कोई बुके आया ही नहीं है। फिर राजनाथ सिंह ने एक किसी और को दिया गया बुके गुलदस्ता उठाया और मोदी के हाथ में दे दिया। ये सिर्फ एक फूलों का गुलदस्ता नहीं था बल्कि एक नए पावर सेंटर का प्रतीक था। लेकिन राजनाथ सिंह की ये घोषणा ने पार्टी के टॉप लीडरशिप से लेकर सहयोगियों तक सब में हलचल पैदा कर दिया। नीतीश कुमार ने राजनाथ सिंह को फोन करके कहा कि वो गठबंधन से अलग हो रहे हैं। इधर आडवाणी ने अपने इस्तीफे में एक चिट्ठी लिख दी थी कि उन्होंने पार्टी की दिशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये अब वो बीजेपी नहीं है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी आडवाणी जी ने काम किया था। उनकी चिट्ठी के बाद मोदी का समर्थन करने वाले नेताओं का आडवाणी के घर मैराथन शुरू हो गया। उनमें खुद राजनाथ सिंह भी शामिल थे और ये सब कुछ पूरा लुटियंस स्टेडी दिल्ली आराम से देख रहा था। एक तरफ आडवाणी का भावुक इस्तीफा है, दूसरी तरफ मोदी के लिए कार्यकर्ताओं और संघ का जबरदस्त दबाव। आखिरकार संघ प्रमुख से बात के बाद आडवाणी ने इस्तीफा वापस लिया, लेकिन तब तक एक बात साफ हो चुकी थी कि पार्टी की असली कमान अब किस दिशा में जा रही है। गोवा की मीटिंग में मोदी को कैंपेन कम्युनिटी का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन अगला बड़ा कदम था कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित करना। और 13 सितंबर 2013 को फाइनली वो दिन भी आ गया जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में औपचारिक तौर पर पीएम उम्मीदवार घोषित किया जाना था। इसी सिलसिले में आडवाणी को नितिन गडकरी ने कॉल किया और बताया कि मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित करना है। तब आडवाणी मीटिंग के लिए घर से निकलने के लिए तैयार हो गए। हो ही रहे थे मानो ऐसे जैसे ही नितिन गडकरी से उनसे बात हुई, उन्होंने अपना मन बदल दिया और राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखकर बताया कि वो मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे। खैर, इस बैठक में मोदी औपचारिक तौर पर पीएम फेस बना दिए गए थे, पर कुछ नेताओं को ये चिंता सताई रही थी कि मोदी का चेहरा आगे करने से महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पीछे छूट जाएंगे और पूरा चुनाव गुजरात के गोधरा पर
केंद्रित हो जाएगा। लेकिन तब तक बीजेपी और संघ के भीतर मोदी समर्थन लॉबी इतनी मजबूत हो चुकी थी साहब कि अब चीज़ें उसी दिशा में जानी शुरू हो रही थी जिधर वो धारा उन्हें ले जा रही थी। यहाँ तक कि मोदी इन सारी कठिनाइयों को निपटते चले गए और उनका सबसे बड़ा चैलेंज अब आने वाला था 2014 का चुनाव। इस चुनाव में उन्होंने वाराणसी और बड़ोदरा जैसे सीटों से अपनी किस्मतें आजमाई और दोनों जगह से जीत दर्ज की। और सिर्फ उन्होंने चुनाव नहीं जीता बल्कि बीजेपी ने एक प्रचंड बहुमत हासिल किया, 282 सीटों के साथ एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस जीत के बाद मोदी पहली बार संसद में एंटर होते हैं, लेकिन सिर्फ एक सांसद के तौर पर नहीं बल्कि भारत के एक प्रधानमंत्री के रूप में। मोदी की ये पॉलिटिकल जर्नी दिखाती है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी रणनीतियाँ अपनाई, कितने नेताओं को एलिमिनेट करा और किस तरह हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा। आज वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी आक्रामक राजनीतिक और हालात को संभालने की उनकी शैली अभी जारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी राय अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने पे मजबूत करती है। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।